नमस्कार। हम एक बार फिर बिहार स्वाभिमान आंदोलन की इस चर्चा में हम एक बार शामिल हुए हैं। हमारे साथ आज बहुत दिग्गज मेहमान हैं। हमारे साथ बिहार के पूर्व डीजीपी अभयानंद जी हैं। अभयानंद जी, डीजीपी से ज्यादा हम लोग जिस तरह से पटना में पढ़ते रहे हैं और पटना से पढ़ के दिल्ली आए हैं, हम लोग उनको बरसों से हम लोगों का नाता रहा है कि जब कभी भी सुनते थे कि कोई स्टूडेंट को मदद करने वाला कोई है तो एक अभयानंद एक नाम का एक चेहरा सामने में आता था कि वो अभयानंद जी हैं जो सैकड़ों में, आप कह सकते हैं कि उन्होंने आईआईटीएन बनाया, सैकड़ों में बड़े अधिकारी बनाया और ये सब उनके आशीर्वाद से बना। तो हम लोग तब से जानते हैं इनको। तो अभयानंद जी हैं हमारे साथ है। सबसे कमाल की बात है कि हीरालाल जी हैं। हीरालाल जी अभी यूपी के डीएम थे यहाँ बुंदेलखंड के रीजन में, और लेकिन उससे ज्यादा काम जो उन्होंने जो मॉडल गांव का दिखाया है, ग्राम स्वराज का दिखाया है, ये हम लोगों के लिए, समाज के लिए सबसे ज्यादा प्रेरणा के स्रोत है। हमारे साथ जो एमएलए हैं गोपाल रविदास जी, भागीदारी का और सामाजिक सरोकार पे उनका जो अनुभव है, हम लोग उसको शामिल करेंगे अपने इस प्रोग्राम में। हमारे पास सुधांशु जी हैं। सुधांशु जी मुखिया हैं और जमीनी सच्चाई की जो हकीकत है, मुझे लगता है कि हम लोगों के सामने में सबसे बेहतर यही रख सकते हैं। अभी तो वो भूतपूर्व मुखिया हो गए हैं, अब वाले चुनाव में वो शामिल हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं ये मुझे पता, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि सुधांशु जी, हम लोग बिहार में डॉक्टर साहब और अभयानंद जी, हम लोग पिछले 1 साल से ये प्रोग्राम कोरोना के इस लॉकडाउन पीरियड में करते रहे हैं और बिहार में एक नई स्फूर्ति, नई सोच को लेके, ये बिहार के ही यूथ है जो अपने अपने फील्ड में इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, लेकिन वो काम करना चाहते हैं, कुछ पॉजिटिव वेब बनाना चाहते हैं बिहार में, जिससे बिहार का सरोकार जुड़े। हम कोई समस्या नहीं गिनाते हैं, हमारा मकसद होता है एक समाधान को लेके आना और समाधान की चर्चा कराना, जिसमें बिहार सरकार के सामने, लोगों के सामने में एक समाधान की तस्वीर सामने आए। रही बात पंचायत चुनाव की, जो है गगन अभी जो है उस डुगडुगी बजना शुरू हो गया है बिहार में, और चुनाव को लेकर जो कई तरह की तैयारियां लोगों की शुरू हो गई है। शहर से लोग, गांव से, अलग अलग तरीके से लोग गांव जाने लगे हैं। लोगों को लगने लगा है कि पंचायत का चुनाव कुछ खास होगा। लेकिन इन तमाम चीजों के बीच में जो ग्राम स्वराज, बेसिकली पंचायती राज का एक ये था, उसकी अवधारणा थी, उसकी फिलॉसफी थी, जो ग्राम जन भागीदारी का था, ये सारी चीजें बिहार में क्या इस पंचायती राज से मिल पाया है, या पंचायती राज कितना इंडिपेंडेंट है, या बिहार के पंचायतों की ग्राम सभा जो है उसके पास कितना पावर है जो अपने इलाके का, अपने गांव का डेवलपमेंट कर सके। इन्हीं सारे चीजों को हम चीजों को समेटेंगे। लेकिन सबसे पहले हम सीधे आते हैं अभयानंद जी के साथ। मैं सर आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा कि बिहार के इस सारे जो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्किल है उसमें लगभग 25-30 साल का अनुभव आपका रहा है, उसके साथ साथ आप बिहार में आम लोगों के साथ भी जुड़े हुए हैं। बिहार में पंचायती राज जो बना था, पंचायती राज के साथ में आपने देखा सर कि बिहार में सबसे खूबी ये थी कि हमारे पंचायती राज में ग्राम कचहरी का भी एक था, जो हमने एक स्वतंत्र इकाई बना के ग्राम कचहरी से हमने एक न्याय की व्यवस्था भी शुरू की थी और हम पंचायतों को इतना एम्पावर किया था। लेकिन काश ये सारी चीजें संवैधानिक चीजें रह गई, बिहार के पंचायती राज और बिहार के पंचायत क्यों इंडिपेंडेंट नहीं हो पाए? और अगर बिहार के पंचायत में आपको कभी कोई खूबी दिखी तो सर ये क्या खूबी थी, और जो अब तक नहीं हो पाया उसके पीछे रीजन क्या था? अभयानंद जी। अराउंड 2006 ये जो कानून सब बनाया गया और ऑर्डर्स निकले सरकार के, उसको मैंने बहुत गौर से पढ़ा था। और जो मेरे लायक, उस समय मैं एडीजी था, उसमें जो मेरे लायक काम की चीज़ निकली थी वो थी कि जो केसेस छोटे छोटे होते हैं गांव के स्तर पर, उनका निपटारा गांव में पंचायतों में ही हो जाया करे। मैंने एक बहुत उत्साहपूर्वक आदेश निकाला, फिर सभी एसपीज को रिक्वेस्ट किया कि आप लोग कम करिए, इसको इंश्योर कीजिए कि जो छोटे केसेस थाने में आते हैं उनको वहीं क्लोज किया जाए और उसको रेफ़र कर दिया जाए ग्राम पंचायत को कि वो डिस्पोज ऑफ करें। उत्साहित होकर के तो मैंने अवश्य इस काम को शुरू कराया था, लेकिन वो चला नहीं।
फिर मैंने कोशिश की समझने की कि क्यों नहीं चला ये, तो मालूम हुआ कि कागज पर तो सब कुछ आदेश हो चुका है, लेकिन कोई ह्यूमन रिसोर्सेज नहीं है वहाँ। फॉर एग्जाम्पल अगर केस दर्ज भी हो जाए तो उसका डिस्पोजल कैसे होगा, कोई न्याय मित्र बनना था वो नहीं बना हुआ था। तो कुल मिलाकर के जो प्रक्रिया होनी है, क्योंकि पंचायत में भी जो काम होगा तो प्रक्रिया के अनुसार ही होगा, वो नहीं हो पाया। और उसके अभाव में, इसके बावजूद भी कि मैं उत्साहित था और मैंने कोशिश की, 5-6 महीने मैंने लगातार ट्राई किया, लेकिन जब समझ में आ गया कि व्यवस्था नहीं बनाई गई, कानून सब पास कर दिया गया है, पढ़ने से लगता था कि ये व्यवस्था अगर जमीन पर उतर जाए तो खैर कितनी सुंदर चीजें होंगी, तो वो हो नहीं पाया। तो समहाउ जो ह्यूमन रिसोर्सेज का इंफ्रास्ट्रक्चर है, मैं ये नहीं कहूँगा कि बिल्डिंग नहीं बने, बिल्डिंग तो कहीं भी बैठ करके फंक्शन कर सकता है, लेकिन जो प्रक्रियाएं बनती हैं, आई वुड से रूल्स रेगुलेशंस, उसकी ट्रेनिंग होनी है, ये सब नहीं हो पाया। और उसमें सरकार जो है, एग्जीक्यूटिव साइड, सिविल साइड जो है गवर्नमेंट का, उसको बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेना था, लगता है वो नहीं हो पाया। फिर मेरा भी ध्यान उससे थोड़ा अलग हो गया, क्योंकि मेरा जो अपना प्रोफेशनल वर्क था मैं उसमें लग गया। तो सर मैं सर एक चीज इसमें जानना चाहूंगा कि आपने तो एक ईमानदारी से और एक निष्ठापूर्वक इस ग्राम कचहरी का जो मूल उद्देश्य था, आपने 100% इंश्योर कराने की कोशिश की। आपने इंश्योर कराने की कोशिश की कि अगर न्याय को सुलभ बना दिया जाए ग्राम पंचायत में ही, पंचायत के स्तर में ही, तो शायद लोगों को आसानी होगी। और ये इतने जो बिहार में केसेस, मुकदमे का ये अंबार लगा हुआ है हाईकोर्ट तक, शायद लगता है कि जो न्यायिक प्रक्रिया में पंचायतों की भूमिका थी उससे शायद कम होगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मैं रविदास जी से एक चीज एक बार जान लेना चाहता हूं सर, मैं दोबारा आपके पास आऊंगा। रविदास जी, आप तो सामाजिक सरोकार से जुड़े हुए लोग हैं, आप समाज के बीच रहने वाले लोग हैं। सारे पूरे मुल्क में, इंडिया जगह में जो 3 पंचायती राज है, उसके पीछे का उद्देश्य है कि सामाजिक भागीदारी को जोड़ना। समाज के अंतिम से अंतिम पैदान पे खड़े लोग जो है, उनकी भूमिका पंचायतों में बनेगी। लेकिन बिहार में ये उल्टा हुआ कि सिर्फ रिजर्वेशन कर दिया गया और भागीदारी की बात जो है उसको गौन कर दिया गया। क्या आपने एज ए एमएलए के साथ, एक क्रांतिकारी एमएलए हैं आप लोग, लोगों की भागीदारी के लिए और पंचायतों को इंपावर करने के लिए क्या आपने अपनी तरफ से कोई कोशिश की है? जी बहुत बहुत धन्यवाद, सभी लोगों को प्रणाम। मैंने खास तौर से 2001 में जो त्रिस्तरीय पंचायत प्रणाली के रूप में नया चुनाव हुआ, तो इसमें कहिए कि हमारी पार्टी CPI-ML ने, ऐसे तो कहा जाता है कि निर्दलीय चुनाव है, क्योंकि हमारी पार्टी बिहार में सिंगल पार्टी है जो CPI-ML के नाम से समर्थित उम्मीदवार उतारा। और हम लोगों ने अपने डॉक्यूमेंट में तय किया कि पंचायतों का संघर्ष के केंद्र में तब्दील करेंगे। जो पंचायत के बुनियादी जो सवाल है, तो जनता के जो त्वरित न्याय मिलनी चाहिए, जहाँ पर संस्थाबद्ध भ्रष्टाचार है, उस भ्रष्टाचार पर कैसे काबू पाया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोजगार मिले मनरेगा जैसे कामों में, और जनता को एक लोकतांत्रिक अधिकार मिल जाए, उससे एक सशक्तिकरण बढ़े, इस दिशा में हम लोगों ने तय किया। इसका परिणाम मैंने एक सुखद हुआ। 2001 में हम पटना जिला में खास तौर से ज़्यादा जो है
21 मुखिया हम लोगों ने जीता। जिला परिषद के सीट पर भी कई उम्मीदवार जीत कर आए और दुल्हिन बाजार से लेकर के पुनपुन के इलाके में हमने प्रखंड प्रमुख उप प्रमुख भी बनाया, जिसके जरिए सीधी भागीदारी जनता की हुई कि दुल्हिन बाजार के क्षेत्रों में हमने भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने के लिए अभियान शुरू किया। उसमें प्रसव पीड़ा में भी जो डॉक्टर के द्वारा जो है हॉस्पिटल में पैसा लिए जाता था, बिना पैसा के प्रसव पीड़ा होता नहीं था, उसके लिए हम लोगों ने जो है पूरे ने शुरू से शुरुआत किया कि तमाम डॉक्टरों की बैठक बुलाए, तमाम हॉस्पिटलों की बैठक गए और ये तय किया कि भाई भ्रष्टाचार अब नहीं होगा, जिसका परिणाम ये हुआ कि तमाम लोगों को नीचे से ऊपर तक सूचनाएं दी गई प्रशासन को कि भ्रष्टाचार पर लगाम लगाना है, हम हॉस्पिटल में भ्रष्टाचार होने नहीं देंगे। जिसका परिणाम हुआ कि हमारे जो मुखिया थे माननीय महेंद्र यादव, जिसके प्रशासन के लोगों ने, थाना ने उनके मूछे कबाड़ दी कि भ्रष्टाचार के ठेका मिटाने का तुम ही ले रखा है, और इस तरह से लड़ाई हमने आगे बढ़ाते हुए पूरे जिला में फैलाने का काम किया, पूरे राज्य भर में तय किए। तो हमने देखा कि जैसे ही भ्रष्टाचार के खिलाफ ले जाते हैं आंदोलन, रोकने के काम करते हैं, तो इसमें प्रशासन आड़े आ जाती है। पूरा नीचे से ऊपर तक नेक्सस बना हुआ है, प्रशासनिक पदाधिकारियों को, उसमें पुलिस भी एक उन्हीं लोगों के पक्ष में खड़ा हो जाती है, जबकि हम चाहते थे कि समाज के अंतिम गोपाल जी, मैं गोपाल जी आपके पास फिर दोबारा लौटूंगा। मैं इसी समाधान के लिए हम अपने डॉक्टर हीरालाल जी से पास जाते हैं। एक बार एक राउंड का पहला सवाल ले लेते हैं कि डॉक्टर साहब, आपने देखा कि पंचायती राज निजाम जो बनने का मुख्य उद्देश्य था, और उसके बाद आपने देखा कि 73-74 अमेंडमेंट एक्ट के बाद पंचायतों को इतने पावर मिले, इतने फंड मिले। अब के पिछले आप देखें कि अभी तो ये हालत है कि कोई पंचायत ऐसा नहीं है जिसको 2 करोड़ से 2.5 करोड़ का कम का कोई भी किसी पंचायत को फंड है। गांव की सड़कें से लेके बिजली पानी से लेके और हर चीजों में अब पंचायतों का दखल है। इवन की स्कूल के एजुकेशन में भी शिक्षा मित्र से लेके पंचायतों की अपनी दखल है। इन सारे चीजों में अगर करप्शन है तो रविदास जी का कहना भी वाजिब है कि उन्होंने एक लड़ाई लड़ी होगी कि बिहार में सामाजिक भागीदारी पंचायतों में नहीं हुई, इसके कारण ही इतना बड़ा करप्शन का एक सारा निजाम बन गया। और सबसे बड़ी बात यह थी कि एक मॉडल नहीं बन पाया, जो मॉडल आपने यूपी में खड़ा किया और खड़ा करने की कोशिश की है कि पंचायतों के पास में ये अपना कोई स्ट्रक्चर नहीं है, इन चीज आदर्श नहीं है कोई ऐसा कि हमें गांव के विकास के लिए, गांव को आत्मनिर्भर बनाने के लिए करना क्या चाहिए। तो इस हालत में आपका जो सर यूपी में एक्सपीरियंस है, उसको बिहार में किस तरह से आप देखते हैं कि बिहार में किस तरह से इन चीजों को हम ला सकते हैं? हीरालाल जी। देखिए, मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं और मैं आपसे एक जो आप बात कहना चाह रहे हैं कि जन सहभागिता कैसे बढ़ाई जाए, मैं अमित जी से चाहूंगा कि मुझे जरा शेयर का ऑप्शन दे दीजिए। मैं एक अपना जो मेरा विलेज मैनिफेस्टो है उसको मैं शेयर करके मेरी बात आसान हो जाएगी। तो मैं, अगर अमित जी मेरी आवाज सुन रहे हैं, अभी मेरी आपसे बात हुई थी, तो मुझे जरा शेयर का ऑप्शन दे देंगे क्या अमित जी? हमने एक विलेज मैनिफेस्टो बनाया हुआ है जो हमारा मॉडल गांव का साइट है, जो हमारा मॉडल गांव का साइट है www.modelgaon modelgaon.org। इस पर कोई भी आदमी जा करके अपना एक विलेज मैनिफेस्टो, जैसे हम जब चुनाव लड़ते हैं तो एक पेज का उस पर आप लिखते हैं कि मेरा नाम ये है, मैं ये करूंगा, अपना फोटो लगाते हैं, उसी तरह से एक विलेज मैनिफेस्टो है। उसमें 25 पॉइंट्स हैं और ये जन सहभागिता बढ़ाने का ही हम लोगों ने एक फार्मूला निकाला है और ये फार्मूला हमारा जो बांदा में सक्सेस रहा उसी पे आधारित है। इसी तरह का काम जन सहभागिता बढ़ाने के लिए हम लोगों ने किया था, उसी के आधार पे बनाया है। तो मैं ये चाहूंगा, ये अमित जी सुन पा रहे हैं हमें कि नहीं सुन पा रहे हैं? नहीं सुन पा रहे हैं लग रहा है। अमित जी
इसके बाद इस राउंड के बाद सर उस चीज को एक बार हम लोग ले आएंगे लिंक का। ठीक है, कोई बात नहीं। तो उसमें हमने कुछ नहीं किया है, केवल एक ऑनलाइन टेक्नोलॉजी का सहारा लिया है। और देखिए गांव में दिक्कत क्या है, गांव में जन सहभागिता क्यों नहीं होती है, ये समझने की जरूरत है। क्यों नहीं होती है जन सहभागिता, उसके पीछे 3 मुख्य कारण हैं। क्या, गांव वाले से अगर पूछो कि विकास क्या होता है तो मैक्सिमम लोगों को विकास नहीं पता, पता है तो पूरा नहीं पता, एक बात। दूसरी बात यह है कि गांव में विकास के कितने मुद्दे हैं, तो कहेंगे साहब नल लगवा दो, खड़ंजा लगवा दो और स्कूल बनवा दो, इंडिया मार्क का पंप लगा दो, 4-5 मुद्दे हैं। ये विकास के टोटल मुद्दे नहीं है। हम लोगों ने 25 मुद्दे बनाए हैं, उसमें सारी चीजें समाहित हैं। तो ना विकास पता नंबर 1, ना विकास के मुद्दे पता दूसरा नंबर 2, और तीसरी बात। डॉक्टर साहब हम लोग, डॉक्टर साहब आपके पास दोबारा लौटते हैं, पहले एक राउंड में कुछ पहले अपना परिचय भी हो जाए और एक सवाल भी ले लेते हैं। हमारे पास सुधांशु जी को ले लेते हैं। सुधांशु जी मुखिया पहले हैं अभी बिहार के, और अभी फिर दोबारा शायद मुखिया में खड़े होने जा रहे हैं। सुधांशु जी, फिर एक बार बिहार सरकार की तरफ से इलेक्शन का ऐलान हो गया है, शायद मुझे लगता है कि कल परसों में इसका नोटिफिकेशन भी होने वाला है, और हो सकता है कि आप शायद तैयारी में भी जा रहे होंगे। लेकिन सुधांशु जी मुझे ये बताइए कि बिहार का इलेक्शन, मुखिया का इलेक्शन तो सीधे सीधे बाहुबली, मनी पावर, ये सारे चीजों पे है। क्या आपका इलेक्शन का एजेंडा पैसा है, या आपने कोई बाहुबली टाइप का कुछ किया है, या आपने सच में जो 5 साल काम किया है उस काम के मजबूत इरादे से आप इलेक्शन में उतर रहे हैं? क्या है सुधांशु जी आपका? जी मैं 2001 से मुखिया हूँ, ये मेरा 4th टर्म जो कंप्लीट हुआ है। और नहीं, जहाँ तक इलेक्शन जीतने का सवाल है तो पहला इलेक्शन 2001 में जो हम लड़े उसमें मेरा 7,000 रुपये खर्च हुआ था, दूसरे इलेक्शन में 15,000, तीसरे इलेक्शन में 18,000 और चौथे इलेक्शन में 24,000 रुपये खर्च हुआ था। और मेरे जितने प्रतिद्वंदी थे किसी का 3 लाख 4 लाख से कम खर्चा नहीं हुआ था। तो मेरा मानना है एक बार पब्लिक को मालूम हो जाए कि ये व्यक्ति उनके लिए काम करेगा तो उसके बाद फिर बहुत आसान हो जाता है। क्योंकि अगर हम पैसा खर्च करेंगे तो वो तो निवेश हुआ, हम तो यहाँ निवेश करने के लिए नहीं आए हैं, या तो हम आए हैं काम करने के लिए। और पिछले 20 सालों में हमने अपने पंचायत को 0 घूस पंचायत बनाया है। इसके चलते हमारा काम थोड़ा अंत में होता है, लेकिन हम बहुत पेशेंट हैं और काम होता है और बहुत अच्छी तरह से होता है। जो भी हमारे पंचायत में काम हुआ है, हम एक बार अभियानंद जी के पास में आते हैं, उसके बाद हम दोबारा आपसे चर्चा करेंगे कि आपने कैसे अपने गांव को एक मॉडल गांव बनाया। और बिहार में अगर आपका ये दावा है कि आप 6,000 रुपये और 8,000 रुपया खर्चा करके भी इलेक्शन में आपने जीता है, तो मैं आपको सैल्यूट करना चाहूंगा। और मैं ये कहूंगा कि बिहार में आने वाले टाइम में नौजवानों को, खास करके पढ़े लिखे नौजवानों को बिहार में इलेक्शन में जाने का अगर मंसूबा किसी ने पाला हो तो सुधांशु जी उसके लिए मॉडल हो सकते हैं। मैं अभियानंद जी के पास में आऊंगा। अभियानंद जी, सर हम अभी जम्मू कश्मीर को हमने देखा है, और जम्मू कश्मीर में सर खास करके क्या है कि अभी का जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट है, उस पॉलिटिकल डेवलपमेंट में आर्टिकल 370 हटने के बाद सारे एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम वहां बदल गए, लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वहां ग्रास रूट डेमोक्रेसी का हुई है। और ग्रास रूट डेमोक्रेसी ने एक पूरे का, आप कह सकते हैं कि जम्मू कश्मीर में एक ट्रांसफॉर्मेशन का काम किया है, जो मनोज सिन्हा ने अपने दम पे उसको कैसे लागू किया। हमने देखा कि 3 टियर पंचायती राज का वहां पे बरसों से कभी इलेक्शन नहीं हुआ था। सर बिहार में भी कई बार इलेक्शन जो है वो गैप हो जाता था कई साल, लेकिन जम्मू कश्मीर में गैप होने के पीछे रीजन का अपना एक रीजन था, वहाँ सेपरेटिज्म का और बाकी चीजों का। सर आज की तारीख में वहाँ 52,000 से ज्यादा पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव जो चुने हुए नुमाइंदे हैं वो जीत के आए हैं, पंचायत से लेके बीडीसी से लेके डीडीसी से और नगर पालिका और बाकी जगहों में। और सबके पास जो पावर मिला है, सबके पास जो अपना अधिकार मिला है, वहाँ ग्राम सभा से लेके बीडीसी से लेके डीडीसी तक लोगों को इतना पावर है। एक एक डीडीसी के मेंबर को, चेयरमैन को वहाँ कैबिनेट का रैंक दिया गया है।
समाज में उसकी इज्जत बढ़ी है, उसका अपना कॉन्स्टिट्यूशन है, उसका अपना फंड है। रात में जनरेटर जला के मैं पहली बार अगर किसी गांव में सड़क बनते हुए देखा तो जम्मू कश्मीर में देखा है सर। ऐसा क्या हुआ जो सामाजिक भागीदारी का 100% वहां इंश्योर कराया जा सकता है और बिहार में नहीं हो सकता सर? इसके पीछे क्या रीजन? आपने जब पहला प्रश्न मुझसे किया था, मैंने उसके उत्तर में भी बताया था कि जहाँ तक कागज पर पावर्स देने की बात है, वो अगर आप पढ़ें जितने भी कानून बनाए गए हैं पंचायत के, मैंने उसको पढ़ा था जब एडीजी था मैं मुख्यालय में, तो मुझे लगा कि आइडियल है। जो मैंने सुना था गांधी विजन ऑफ पंचायत, वो साकार लगने लगा था पढ़ने पर, लेकिन वो इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया। और मैंने उस प्रश्न के उत्तर में भी फर्स्ट राउंड में ही आपको बताया था कि जो केसेस मैं दर्ज कराना चाहता था वो इसलिए नहीं इम्प्लीमेंट हो पाता था क्योंकि उस केस को डिस्पोजल करने के लिए, उसका डॉक्यूमेंटेशन करने के लिए उसकी कोई ट्रेनिंग नहीं थी और कोई व्यवस्था नहीं थी। अगर डिस्पोजल करना है तो कुछ तो लिखा पढ़ी करनी होगी ना। ट्रेनिंग किसी को दी नहीं गई। सरपंच जो है उनको समझ में नहीं आ रहा है कि अब हम करें क्या यहाँ। तो ये हमको लगता है कि सिर्फ इसी मामले में नहीं, किसी भी अन्य मामले में अगर विकास का ही काम है तो उसके डॉक्यूमेंटेशन कैसे होंगे। बीडीओ साहब के यहाँ तो डॉक्यूमेंट करने के लिए व्यवस्था है, सरकारी नौकर उसके लिए सरकारी मुलाजिम अपॉइंट किए गए हैं। उसके बावजूद भी मैं एक और बात बताना चाहूँगा, शिक्षा के क्षेत्र में ग्राम पंचायत का एक जिम्मा अनौपचारिक रूप से मुझे दिया गया। यूनिसेफ का एक रिपोर्ट था कि करीब 22 लाख बच्चे हैं जो प्राइमरी स्कूल नहीं जा रहे हैं और ये अभी भी स्कूल की व्यवस्था से बाहर हैं। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसकी चर्चा अनौपचारिक रूप से की मुझसे। मैंने कहा कि आप जिम्मा ये पुलिस को दे दीजिए, हम करा देते हैं। और मैंने थानेदार लोगों को दिया कि आप पेट्रोलिंग में आपको जहाँ भी इस तरह के बच्चे मिले आप उसको पहुँचवाइए स्कूल में। और पुलिस ने शुरू की करना ये काम। फाइनली थानेदार लोगों को लगा कि ये बड़ा मुश्किल का काम है, तो उन्होंने, मुझे जो जानकारी मिली वो ये कि उन्होंने मुखिया लोगों को बुला के कहा कि अब ये आपका काम रहा, आप आपके पंचायत में जितने भी बच्चे इस तरह के हैं सबका स्कूल में नामांकन कराइए। और आप विश्वास नहीं करेंगे, ये संख्या बहुत ड्रास्टिकली रिड्यूस हो गया। मुझे लगता है 5-6 महीने में ही ये यूनिसेफ का फिर जो रिपोर्ट्स आया था उसमें लोग बहुत प्रसन्न थे। तो वही सब पंचायत के ही मुखिया जी ने किया उसको, हालांकि उनके काम का ये पार्ट नहीं था, लेकिन थानेदार के कहने पर उन्होंने किया। थानेदार का थोड़ा अपना भी रुतबा होता है इस मायने में। बट अगेन द आइडिया इज कि उसको इम्प्लीमेंट अगर कराना है तो आपको व्यवस्था बनानी होगी, सिर्फ कागज पर लिखने से ये काम नहीं होता है। सर मैं एक बार इसी बात को लेकर रविदास जी से पूछता हूँ। रविदास जी, भागीदारी लेने में तो आपने जैसा कहा मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने पटना, सेंट्रल पटना में तो अपनी भागीदारी ले ली, अपनी पार्टी के कैडर को तो आपने खड़ा कर दिया। लेकिन क्या आपके पार्टी ने कोई मॉडल दिया? आज की तारीख में एक पंचायत को जितने फंड जा रहे हैं ग्रामीण विकास से, एक पंचायत को जितने सारे चीजों के लिए उसके पास स्कीम है, मुझे नहीं लगता है कि गांव में कम से कम 100-200 से ज्यादा लोगों को रोजगार नहीं दे सकता है एक पंचायत। क्या आपके पास या आपकी पार्टी ने ऐसा कोई मॉडल खड़ा किया जिसके कारण वहां के गांव के जो नौजवान हैं उसको भागना न, पलायन न करना पड़े, या उसको अपने गांव में रोजगार मिल गया हो, या आपके यहाँ की जो पंचायतों की ग्राम सभा है उसने कोई ऐसा निर्णय लिया हो जिस निर्णय से गांव का जो डेवलपमेंट
है वो सामने आ गया हो। लेकिन क्योंकि अभी जो 7 निश्चय का कार्यक्रम है उसमें पंचायतों को तो सीधे लिस्ट दिया जाता है कि आपको ये करना है, ग्राम सभा तो कहीं है नहीं। आपने अलग क्या किया है अपने CPI-ML के रीजन? मैंने अपने जो सेंट्रल बिहार में, खासकर सेंट्रल में केंद्रित हूँ, तो हमने 2 पंचायतों को मॉडल बनाया। 2 पंचायतों को सेंटर किया, एक दुल्हिन बाजार के सोनियामा और पुनपुन ब्लॉक के बहरामा। इस समय नल जल योजना नहीं थी। हमने देखा कि गांव में जब घूमे तो प्रत्येक वर्ष चापाकल सरकार अलॉट करती है, और जो चापाकल जो खराब पड़े हुए हैं वो वैसे ही रह जाता है, फिर नया एक्सटेंडर आ जाता है, उसमें लाखों रुपया खर्च होते हैं। हमने सबसे पहले बहरामा ग्राम पंचायत में बनाया कि एक ही जगह से पूरे पंचायत में वाटर का सप्लाई हो। वहाँ के मुखिया हैं जयप्रकाश पासवान, उनके माध्यम से पूरे कमेटी ने निर्णय ली, पूरे आम सभा पंचायतों को बुलाया और एक ट्यूबवेल बनाने का काम किया, जो अभी भी काम कर रहा है। कृषि भवन में ट्यूबवेल बना हुआ है, जो नल जल योजना से पहले का वो काम है, और उसका जो है मॉडल के रूप में जिला में स्थापित किया। दूसरा हमने गोपाल जी मैं आपसे बीच में रोकूंगा। भारत सरकार का स्कीम है जल जीवन मिशन का, हर घर जल नल से जल पहुंचाने का स्कीम है। मुझे लगता है कि बिहार सरकार ने इस पे बहुत अच्छा काम किया है। बिहार में जैसा कहा जा रहा है कि बिहार में लगभग 1.5 करोड़ घर में जो है नल से जो नल का जल जो है पहुंचा दिया गया है, टैप वाटर। क्या आपके पंचायत ने क्या बढ़ चढ़ के कभी इस तरह के स्कीम में ऐसा इंश्योर किया है कि वहां पे जितने आदिवासी इलाके हैं, दलित बस्ती है, उसके घरों में पानी इंश्योर हो जाए? क्या पंचायतों ने इस तरह का कोई प्रोग्राम किया? आपको याद है इस तरह का जो आपने देखा हो? हम ग्राम पंचायत बहरामा में चला रहे हैं, सोनियामा और ग्राम पंचायत बहरामा में, दोनों में घर घर में तमाम दलित बस्तियों में पानी सप्लाई हो रहा है, टंकी लग गई है। तो ये हम तो पहले नल जल योजना के पहले ही शुरू किया था, नल जल योजना बाद में आई। हमने इस तरह के प्रावधान जो है 7 निश्चय के पहले ही, मुख्यमंत्री जी ने 7 निश्चय का निर्णय लिया था, उसके पहले ही हमने पहुंचाने का काम किया। बल्कि मेरे जिला अधिकारी ने भी सराहा काम किया। दूसरा काम हम लोगों ने किया कि गांव में लोगों को डीजल सब्सिडी मिलता था, लेकिन बटाईदार लोगों को नहीं मिलता था। पहली बार हमने पटना जिला के 2 पंचायतों में जयप्रकाश पासवान मुखिया और विद्यानंद बिहारी सोनियामा, दोनों के माध्यम से जो सही मायने में जो खेती जोतने वाले जो किसान थे, वो हमारे इलाके में पटना जिला में खास तौर से पट्टा और मंडी जोतने वाले लोग हैं, जो किसानों से बटाई पर लेते हैं, उनको हम लोगों ने देने के काम किया। जिसका परिणाम हुआ कि हमारे मुखिया को बिहार विधानसभा से एक प्रस्ताव पास करके, जो दिलीप यादव थे बिहार विधानसभा के सदस्य, उसने प्रस्ताव लाया कि ऐसे मुखिया को खारिज कर दिया जाए जिनका जमीन है, उनको डीजल सब्सिडी नहीं दिया बल्कि जमीन जोतने वालों को दे दिया है। बिहार विधानसभा की कमेटी जब गई तो कहा कि ये जयप्रकाश पासवान जो माले के मुखिया है, सबसे बढ़िया गोपाल जी मुझे लगता है ये सब्सिडी की डीजल की बात शायद पंचायतों में इतना है कि नहीं, मेरा इतना नॉलेज नहीं है, लेकिन मुझे इतना बता दीजिए कि किसी भी ग्राम सभा में, किसी भी पंचायत में, आपने किसी ग्राम सभा में, किसी मीटिंग में आपने बिहार में पिछले वर्षों में शिरकत की है? या डीडीसी, उसका जो आपका डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट बोर्ड का मीटिंग है, डीडीसी काउंसिल की मीटिंग है, क्या इस तरह की मीटिंग में आपने कभी शिरकत की है जिसमें पंचायतों ने अपने गांव के विकास के लिए कोई ऐसा स्कीम, कोई ऐसा मॉडल लेके आया हो जो इस तरह की चीजें गांव में जरूरत है? आपको कभी ऐसा लगा है पंचायतों में? हम लगातार ग्राम में रहते हैं, ग्राम पंचायतों की मीटिंग में भाग लेते हैं। हमने बताया कि खास तौर से हमारे नज़र में केंद्रित है दोनों पंचायत, दुल्हिन बाजार के सोनियामा और पुनपुन का ग्राम पंचायत बहरामा, दोनों पंचायतों के कैडरों के साथ मीटिंग करता हूँ, जनता के साथ मीटिंग करते हैं, आम सभा में भी भाग लेते हैं, ये लगातार करते हैं। बहुत अच्छा रवि जी, हम फिर आपके पास आते हैं। मैं डॉक्टर साहब के पास एक बार आता हूँ, हीरालाल जी के पास में। डॉक्टर साहब, हम लोग चाहे सिस्टम को चाहे जितना भी उसको निंदा करें,
हर समय हम लोग शायद एक मीडिया के कारण हम लोगों को लगता है कि हम लोग सिर्फ ऑफिसर की खिंचाई ही कर सकते हैं, उनकी तारीफ नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये उल्टा है। इस कोविड के काल में भारत मुल्क ने, इतना बड़ा देश आपका 133 करोड़ 35 करोड़ का मुल्क ने ये देखा है इस देश में इस सिस्टम की ताकत को, जो आपने इतने 80 करोड़ से ज्यादा लोगों के बीच में आपने राशन पहुंचा दिया। कई ट्राइबल इलाकों में, झारखंड और कई साउथ के इलाकों में आपने पैक्ड आटा और चावल का बोरी पहुंचा दिया उसके घर पे लॉकडाउन के समय में। कई जगह इस तरह का काम हुआ, ये सिस्टम ने किया। आपने इसी तरह के सिस्टम में आपने लोगों को इलाज की व्यवस्था करवा दी, जैसे भी बहुत मुश्किल था सेकेंड वेव में, लेकिन फिर भी सिस्टम पहुंच पाया हर गांव हर शहर। तो ये सिस्टम की ताकत है भारत में। इस तरह से लोगों ने पहली बार इस तरह की चीजों को देखा कि इंडिया की जो सिस्टम है वो सिस्टम अपने आप में इतना मैच्योर है कि इतने बड़े देश की आबादी और इतने डिफरेंशिएशन के बाद, इतने डाइवर्सिटीज के बाद भी उसके लोड को ही हमारी सिस्टम सह सकती है। लेकिन ये सिस्टम जो है डॉक्टर साहब, इस 70 सालों में जहां सीधे सीधे अंतिम पायदान पे पहुंचते तक में वो फेल क्यों हो जाती है, वहां पहुंचने में डॉक्टर हीरालाल जैसे आदमी को फिर से अलग से मशक्कत क्यों करनी पड़ती है? देखिए, ऐसा है कि ये अगेन वही बात, जिस बात को लेके हम लोग बात कर रहे हैं कि ये जन सहभागिता की बात ही है। जन सहभागिता, देखिए सरकार और जनता को मिलके, अगर दोनों एक दूसरे के पूरक के रूप में मिलके काम करें, एक सिक्के के दो पहलू के रूप में काम करें, तो चीजें अच्छी होती हैं। जैसे अभी आपने कोरोना की बात उठाई, ये बात सही है, हमारे ही देश में गुड गवर्नेंस या गवर्नेंस को लेकर के लोगों में दिक्कत रहती है। लेकिन कोरोना में दोनों, देखिए सरकार का जो सिस्टम है उसी में, क्योंकि प्राइवेट तो टोटल हॉस्पिटल को बंद कर दिया गया था और केवल सरकारी सिस्टम पर ही हम लोग आधारित हो गए थे। दूसरी बात यह है कि प्राइवेट में बहुत गिने चुने हॉस्पिटल को ही हम लोगों ने अलाउ किया था कोरोना हॉस्पिटल बनाने के लिए। साथ में जो हमारे देश के अच्छे लोग, अच्छी सोच के लोग थे, वो लोग भी खुल के सामने आए, उन्होंने दान दिया, गली मोहल्ले में राशन बांटे, लोगों को पैसे दिए। मैंने तो अपने मोहल्ले में ऐसे भी लोगों को देखा है कि लोग अपने घर से जाकर के झुग्गी झोपड़ी में गए और वहां उनको वीकली बाकायदे जैसे हम लोग काम करते हैं और सप्ताह में उनको मेहनताना या वेतन देते हैं, मजदूरी देते हैं, ऐसे दिया फ्री ऑफ कास्ट। तो जब जनता और सरकार ने मिलके काम किया, तब हमें कोरोना के सेकंड फेज में, हमें नहीं कहते कि उससे नुकसान नहीं हुआ, लेकिन नुकसान को मिनिमाइज करने में, कम करने में काफी सहायता मिली। अगर इसी तरह की बात हम लोग गांव के पंचायत में भी शुरू कर दें, अभी गांव के पंचायत में सरकार देती है और जनता लेती नहीं, ये बात मैं अनुभव के आधार पे कह रहा हूँ, क्योंकि मैंने जहां से बात शुरू की थी कि ना उसे ग्राम पंचायत के विकास की जानकारी, ना विकास के मुद्दों की जानकारी, और ना ही उसे उसके मन में, उसके पेट में विकास की मांग की दर्द है। तो जब ना विकास की मांग है, ना विकास का मुद्दा पता, ना विकास की जानकारी है, तो विकास कैसे होगा? कतई नहीं होगा। इसी दर्द का दवा बनाने के लिए हमने मॉडल गांव का कॉन्सेप्ट बनाया है और उसमें एक विलेज मैनिफेस्टो बनाया। मैं तो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि अभी आपने बताया नोटिफिकेशन वाला होने वाला। अगर मेरे उस विलेज मैनिफेस्टो पे बिहार का हर गांव चुनाव लड़ ले, तो अगले 5 साल में बिहार का हर पंचायत, हर मुखिया मॉडल बन सकता है और वो बिहार पूरे देश विदेश में अपने आप को स्थापित कर सकता है एक अलग पहचान के साथ, ग्राम स्वराज के मार्फत। और डॉक्टर APJ कलाम की जो पूरा की स्कीम थी उसके मार्फत हमारा मॉडल गांव का जो कॉन्सेप्ट, वो बेसिकली महात्मा गांधी जी के जो ग्राम स्वराज का सपना है उसी को हम लोग लागू कर रहे हैं विलेज मैनिफेस्टो के माध्यम से। बहुत अच्छा डॉक्टर साहब, हम एक बार, मैं सुधांशु जी, अभयानंद जी का नेटवर्क बीच बीच पे जा रहा है, आ रहा है, मैं एक बार डॉक्टर साहब से, अभयानंद जी से सवाल ले लेता हूँ, फिर मैं आपके पास आता हूँ।
अभयानंद जी, मेरा सर सवाल ये है कि बिहार सरकार ने 73वें और 74वें संशोधन का जो सबसे एक मॉडल संशोधन बना कॉन्स्टिट्यूशनली पंचायतों को ये पावर इंपावर करने के लिए, लेकिन उसमें 2006 में संशोधन करके 50% का रिजर्वेशन रखा। बिहार सरकार की नीयत बिल्कुल साफ रही होगी, बिल्कुल उसमें हमारा कोई प्रश्न नहीं है, लेकिन वो जो 2000 के बिहार सरकार का जो उसमें प्रस्ताव आया और 2006 में जो पंचायती राज अधिनियम में जो संशोधन के बाद बिहार सरकार ने उसको लागू किया है, उसमें 50% जो है अपने बिहार में महिलाओं के लिए रिजर्व है। शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, बाकी जो कॉन्स्टिट्यूशनली ओबीसी को मिला है अधिकार वो तो है ही। अब मेरा सवाल सीधे है कि बिहार में अगर हम आप 10 गांव में से 4 गांव आप अगर जाएं तो आपके सामने में सर मुखिया पति ही सामने आते हैं इलेक्शन लड़ने के लिए, आपसे बात करने के लिए, आपके चीजों को समझने के लिए। और ये मुखिया पति का कल्चर बिहार में और यूपी में खास तौर से आप देखेंगे, भारत के किसी कोने में मुखिया पति नहीं है जितना बिहार और यूपी में है। तो इन सारे प्रावधानों का क्या मकसद था कि आपने एक तरह से एक ग्रामीण पृष्ठभूमि में कॉन्स्टिट्यूशन को इम्प्लीमेंट होने से पहले ही उसको इस तरह से पावर डिसेंट्रलाइजेशन के नाम पे आपने किया कि वो एक तरह से ठेकेदारी व्यवस्था पनप गई। अब उस पंचायत में जहां अनपढ़ मुखिया हैं या मुखिया पति हैं, वहां मुखिया वर्चुअली मुखिया जो वहां पे जो ऑफिशियल नॉमिनेटेड है वो इम्पावर हो गए, वहां मनरेगा के ऑफिसर नॉमिनेटेड है, वहां पंचायतों में ऑफिसर एक ये है, वहां बीडीओ साहब का अपना मैनिफेस्टो है। तो क्या ये पूरा पंचायती सिस्टम एक तरह से ठेकेदारी बन के रह गई और इस व्यवस्था में जो इम्पावर्ड होना चाहिए ग्रामीण व्यवस्था का वो नहीं हो पाया? सर आपका क्या इसमें एक्सपीरियंस? 2 शब्द आपने प्रयोग किया है, एक मुखिया पति और दूसरा ठेकेदारी। जहाँ तक मुखिया पति का सवाल है, ये एक यथार्थ है। बिहार में ग्रामीण क्षेत्रों में मुखिया पति ही आते हैं सामने में। मुखिया जो महिला होती हैं वो साधारणतः नहीं आती हैं, यद्यपि कि कोई एक्सेप्शंस भी हैं, लेकिन वो एक्सेप्शन ही है जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं कि एक्सेप्शंस प्रूव द रूल। ठेकेदारी का जहाँ तक प्रश्न है, जो विकास का कार्य होता है, जहाँ पर भी सरकार का पैसा लगता है किसी काम में, वो चाहे स्टेट लेवल पर हो या डिस्ट्रिक्ट लेवल पर हो या फिर पंचायत लेवल पर हो, उन सभी जगहों पर जहाँ जहाँ सरकार का पैसा लग रहा है वहाँ ठेकेदारी तो स्वाभाविक रूप से आ जाती है। तो ये मुखिया रिजर्वेशन के कारण ठेकेदारी हो रही है, ये कहना उचित नहीं होगा, क्योंकि रिजर्वेशन नहीं भी रहता तब भी ठेकेदारी होती है, क्योंकि सरकार का पैसा है और विकास का कार्य कराना है, तो ठेकेदार तो लाजमी रूप से आ जाएंगे। सर तो शॉर्ट में मेरा कमेंट यही होगा, लेकिन इसके बावजूद भी मैं फील करता हूँ कि औरतों को अगर आगे लाना है तो ये तरीका जो था रिजर्वेशन का, इसके परसेंटेज पे कुछ चर्चा की जा सकती है, लेकिन इसको लाने से मेरा सर यही कहना था, अगर गांव में महिलाओं के लिए रिजर्व है तो एमंग महिलाएं ही जो सुयोग्य हैं, जो महिला एक्टिव हैं, जो महिला सामाजिक कार्यकर्ता में जिनका अपना बैकग्राउंड है, जो काम कर सकती हैं, अगर उस महिला को अगर आप सामने में लाते हैं, उनको लीडरशिप देते हैं, तो शायद एक तरह से गांव की या पूरी आधी आबादी को एक इंस्पिरेशन मिलेगा। लेकिन आप किसी एक फ्यूडल लॉर्ड को, चाहे वो किसी भी जात से हो, मैं किसी खास कास्ट की बात नहीं करता हूं, उनके घर के एक महिला के नाम पे आप वहां पे इलेक्शन में सिंबॉलिक खड़ा करते हैं और मुखिया पति सामने में आ जाते हैं, तो एक तरह से एक ये हाईजैक करना हुआ सिस्टम को, जो बिहार में हो रहा है। मेरा ये सवाल था। विनोद जी, ऐसा है ना कि अगर आप योग्यता पर बात कीजिएगा तो आपको जितने भी इलेक्शंस हो रहे हैं, चाहे एमएलए के हों या डिस्ट्रिक्ट बोर्ड में हो या उसके ऊपर हों,
वहां पर पहले योग्यता की बात कीजिए। योग्यता की बात अभी इलेक्शन में नहीं की जा सकती है, क्योंकि कहीं नहीं है योग्यता की। जी सर। एक्सेप्ट पढ़ाई लिखाई के मामले में तो बिल्कुल नहीं है। कुछ उम्र का है, कुछ उसका है, उसकी योग्यता की बात होती है, तो उसकी तो बात हम लोग नहीं कर सकते हैं। लेकिन समाज अगर वोट करे उनको, उन औरतों को जो थोड़ा आगे आकर के काम कर रही हैं, तो ये समाज का चॉइस हो सकता है। मतलब सीधी सीधी बात है कि भूमिका। जी सर, तो समाज में मैं सुधांशु जी का एक्सपीरियंस इसमें अच्छा है। सर सुधांशु जी पढ़े लिखे नौजवान हैं, शायद मुझे लगता है कि सुधांशु जी के बारे में जितना मैं जानता हूं, ये दिल्ली में पढ़े, MBA किया, और इसके बाद ये गांव आए और गांव में आके उन्होंने अपने को गांव में एस्टेब्लिश करने की कोशिश की और सामाजिक कार्य में जुड़ते जुड़ते पहली बार उन्होंने मुखिया का इलेक्शन खड़ा अपने को इसमें शामिल किया, बगैर किसी लोगों के सपोर्ट, ये इसमें ये बात करते हुए उन्होंने अपने को साबित करने की कोशिश की कि समाज में मेरी भागीदारी हो सकती है। और सुधांशु जी ने अपने लिए एक बड़ा टीम बना लिया और अपने लिए गांव में, मुझे लगता है कि पिछले 2-3 साल जो टर्म से वो मुखिया में हैं और लगातार जीत रहे हैं। ये सुधांशु जी की क्या खूबी थी कि लोगों को कनेक्ट किया? सुधांशु जी उसमें पॉजिटिव चीजें क्या थी कि आपने को कनेक्ट किया? या आपकी कास्ट फैक्टर थी, या आप एक अच्छे फैमिली से थे, या आप एक सुसभ्य परिवार के साथ साथ एजुकेटेड थे जो लोगों के अपील कर लेते थे? क्या थी खूबी सर सुधांशु जी? उनको अनम्यूट करना होगा। अमित, आवाज आ नहीं रही है क्या सुधांशु जी की? सॉरी, एक मिनट। हेलो, सर आवाज आ रही है? हाँ, मेरे ख्याल से इनिशियल कोई भी आदमी कोई एडवांटेज लेके अगर आ रहा है मुखिया बनने के लिए, तो वो एडवांटेज सिर्फ वो एक बार यूज कर पाएगा, चाहे कास्ट का एडवांटेज हो, एजुकेशन का एडवांटेज हो। अल्टीमेटली उसके काम पर ही वो दोबारा इलेक्ट होगा। और यहाँ मेरा ये 4th टर्म था 2001 से, जब से पंचायती राज शुरू हुआ है तब से अभी तक हम ही मुखिया हैं वहाँ। और मेरे ख्याल से पब्लिक को जो सबसे अच्छी बात लगी वो है रूल ऑफ लॉ, प्रिंसिपल्स मेंटेन करना, कॉम्प्रोमाइज नहीं करना, और टारगेटेड बेनिफिशरीज तक गवर्नमेंट के पॉलिसीज और गवर्नमेंट का जो फंड को सुचारू रूप से पहुंचा देना। मेरे ख्याल से एक मुखिया का काम है, वो एक मीडियम है जो गवर्नमेंट के पॉलिसीज और लॉज हैं और जो बेनिफिशियरी पॉलिसीज हैं वहां तक उसको पहुंचा देना बिना किसी को कष्ट पहुंचाए। बहुत और अगर ये हम अचीव कर लेते हैं तो मेरे ख्याल से पब्लिक को ये चीज बहुत पसंद आती है। आफ्टर योर इनिशियल जो भी आपका अट्रैक्टिव पार्ट हो, एजुकेटेड हैं, काम सुचारू रूप से करते हैं, उसके बाद अंत में रिजल्ट चाहिए। जैसे आज मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है कि मेरा पंचायत 80% वैक्सीनेटेड हो चुका। और ये जैसे सर बोल रहे थे हीरालाल जी, जो पब्लिक का जब तक सहभागिता नहीं होगा, सरकार लाख सर पटकते रह जाए, कोई भी स्कीम सक्सेसफुल नहीं होगा जब तक पब्लिक की भागीदारी नहीं होगी। जैसे अभयानंद सर जी कह रहे थे अपने शुरुआती दौर में लॉ एंड ऑर्डर के बारे में, मुझे बहुत अच्छी तरह से याद है मेरे फर्स्ट 5 ईयर टर्म में, उस समय सरपंच नहीं था तो मुखिया दोनों काम कर रहा था। सर हमारे पंचायत से 5 साल में सिर्फ 2 केस थाना गया और एवरी केस को हमने सॉल्व किया अपने पंचायत में। बिकॉज मेरा मानना है कि कोई भी प्रॉब्लम बनते बनते बनता है, अगर टाइमली उसको हम निप कर दें स्टार्टिंग फेज में तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं थाना जाएगा। तो ये एटीट्यूड और किसी का हम सिर्फ सिस्टम को कंप्लेन करें, सिस्टम को ब्लेम करें, सिस्टम की अपनी लिमिटेशंस है। अंत में इफ द पब्लिक डज नॉट पार्टिसिपेट इन गवर्नमेंट्स पॉलिसीज और सही दिल से कोई भी पॉलिसी सक्सेसफुल नहीं होगा। सुधांशु जी मेरा एक सवाल आपसे है। पार्टनरशिप जी सुधांशु जी मेरा एक सवाल है, जो बिहार में मुझे लगता है कि 8,000 के करीब पंचायत हैं, 8,000 समथिंग आपके मुखिया चुन के आते होंगे बिहार से। जी 8,000 के मुखिया में आप बताइए कि आप अपने पंचायत के लिए ऐसा क्या मॉडल दिया है पिछले 4 बार इस पंचायत में, जो आपका ग्राम पंचायत अपने आस पड़ोस के ग्राम पंचायत से बिल्कुल अलग है? क्या आपके इस मॉडल से क्या 25-50 लोगों को रोजगार मिला है,
या आपके मॉडल से जो ईज ऑफ लाइफ है वो वहां पे मिला है, या ईज ऑफ बिजनेस है वो क्या आपके ग्राम पंचायत में आसान हुआ है? आपने क्या किया है ऐसा जो ये 8,500 के करीब जो बिहार के पंचायतें हैं उनके लिए एक मॉडल हो सकता है? सुधांशु जी जी, मैं एक मुखिया के साथ साथ एक किसान हूं और वो मेरा मेन पेशा है। और आज 32 साल से दिल्ली यूनिवर्सिटी हंसराज कॉलेज से पास होने के बाद एक टाटा चाय बागान में असिस्टेंट टी गार्डन का मैनेजर का नौकरी छोड़ने के बाद 32 साल से मैं गांव में हूं। तो मेरा पहला लक्ष्य था अपने खेतों में काम करना, और उसके बाद मैं मुखिया बना। और आज हमारे 2 डिस्ट्रिक्ट के डीडीसी कुछ दिन पहले आए थे मॉडल देखने के लिए कि हमारे पंचायत में कैसे पंचायती राज, मनरेगा और एग्रीकल्चर तीनों का कैसे समावेश हो कि गवर्नमेंट के जो एग्जिस्टिंग पॉलिसीज हैं उसको यूज करके कैसे एक पंचायत का किसान आगे बढ़ सकता है। और ऐसे ढेर सारे किसान मॉडल के रूप में हमारे पंचायत में जो खेती को मॉडर्नाइज कर रहे हैं, अपना इनकम को डबल क्यों, हम ट्रिपल की बात कर रहे हैं अपने गांव में। बहुत अच्छा। और ये मॉडल देखने के लिए ग्रामीण विकास मंत्री जो हैं उन्होंने हमको वचन दिया है कि अगले माह में थोड़ा प्रोटोकॉल ईज ऑफ होता है तो आएंगे वो देखने के लिए। और उन्होंने हमसे रिक्वेस्ट किया है कि आप हमको एक प्रिंसिपल पॉलिसी में कहाँ इंटरवेंशन हो सकता है कि पंचायती राज, मनरेगा और एग्रीकल्चर को एक फोकस पॉइंट बनाए जहां लोग तरक्की करेगा। बहुत अच्छा, गवर्नमेंट बहुत अच्छा। सुधांशु जी आपको जब कभी भी आपसे बात होती है तो एक भरोसा लौट आता है कि कम से कम बिहार जैसे जगह में जो पंचायतों में हम लोगों का गांव से कम रहता है नाता रिश्ता, लेकिन जो अगर सबसे खस्ता हालत अगर हमने बिहार में देखी है, जो बाढ़ प्रभावित इलाके हैं, जैसे हम लोगों के मिथिलांचल में, सीमांचल के इलाके में आप चले जाइए, वहां ऐसा हम सिस्टम की बात हम हमेशा कहते हैं कि इस देश के सिस्टम में बहुत ताकत है। अभयानंद जी को हम सैल्यूट करते हैं उन चीजों को कि सिस्टम को कैसे आम आदमी के एक्सपीरियंस में शामिल करते हैं, उनको बताते हैं कि ये सिस्टम आपके लिए है और आप इससे कैसे फायदा उठा सकते हैं। मैं एक बार रविदास जी से पूछता हूँ, रविदास जी सब बहुत, मैं आपको कह सकता हूँ कि ये लोगों से जुड़े होने वाला जो विधायक है, मैं उनको जानता हूँ कि ये लोग समाज से बहुत जुड़े हुए लोग हैं। लेकिन रविदास जी, आपने जिस तरह से आप लोगों ने काम किया है पंचायत को, सरकार की तरफ से तो फंड की कमी नहीं है पंचायतों में, जो आप ये रोना रो सकते हैं कि आप फंड नहीं है, ये नहीं है, क्या यहाँ भी वो कट सिस्टम जो है, जो हर पंचायत में हम लोग सुनते हैं, देखिए हमारा इसमें कोई एक्सपीरियंस नहीं है ऐसा, या मेरा आंखों देखी कोई ये नहीं है, लेकिन हर फंड में एक कट है जो एमएलए, एमपी, बीडीओ साहब, डीएम साहब सबको बंधा हुआ है, और कट के बाद जो बचता है वो गांव में, वो नालियों में, सड़कों में और जहां लगता है। इसमें सच्चाई क्या है रविदास जी, ये मैं जानता हूं। सच्चाई तो है कि कमीशन तय है, कमीशन तय है। बिना कमीशन के आपका कोई बिल पास नहीं होगा, बिना कमीशन के रोड पास नहीं होंगे, उसमें कमीशन नीचे से ऊपर तक है। सर हमारी बात सुन रहे हैं? जी विधायक जी आप बताइए। हाँ सुन रहा हूँ विधायक जी। कमीशन तय है नीचे से ऊपर तक के, और जिसका कमीशन का प्रतिफल आप देख सकते हैं कि जिला परिषद पटना का अंजू देवी को अपदस्थ कर दी गई, और सत्ता पक्ष के लोगों ने, एनडीए के लोगों ने रातों रात उपाध्यक्ष को पावर दे दिया। मात्र कुछ महीना रह गया था, 24 तारीख को आचार संहिता लगने की चर्चा है, लेकिन अंजू देवी जो एक दलित समाज की महिला है, उनसे सत्ता छीन ली गई, इसलिए कि 20-17 करोड़ रुपया। रविदास जी एक मिनट में रोकना चाहूंगा, आप अभी इलेक्शन का टाइम आ गया है, आरोप प्रत्यारोप तो चलेंगे, लेकिन ये कमीशन कोई ऐसा नहीं है कि एक पार्टी या एक नेता या एक, ये तो एक फिक्स है। बिहार में एक तरह से लगता है कि एक सेट पैटर्न है, सबके पास जाना है, ये एक इलेक्शन का भी फंडिंग हो जाता है। इतना पैसा जा रहा है गांव से लेके, ब्लॉक से लेके जिला के लेवल तक में, क्या उस पैसे का सही सदुपयोग लाने के लिए
आपने जैसे कहा कि हम करप्शन पे नजर रखते हैं, क्या सामाजिक भागीदारी जो वाकई में सामाजिक भागीदारी है, उसमें आप अपने गांव के कितने लोगों को इन्वॉल्व करते हैं ग्राम सभा के मीटिंग में? आप कितने लोगों को इन्वॉल्व करते हैं वहां के प्लानिंग में? कितने लोगों का सोशल ऑडिट में आप इन्वॉल्व करते हैं कि एक मुखिया ने जितना काम किया है उसका सोशल ऑडिट कितना सही है? इस पे क्या काम हो रहा है, ये मैं जानना चाहता हूँ। मैं तो पहले ही बताया हूँ, ग्राम पंचायत का जो नियमावली है, जो ग्राम पंचायत ने पंचायती राज संस्था ने तय किया है कि आम सभा करना जरूरी है, तो पहले से ही हमारी पार्टी आम सभा लगाती रही है। कि और भी मिल गया हमको बल कि पंचायती राज संस्था ने कहा कि कोई भी स्कीम अगर पास करना है, योजनाएं लेनी है, तो आम सभा बुलाना है, यानी जनता की भागीदारी करनी है। तो हम सभी जगह, हमारे जहाँ जहाँ जो प्रभाव है, हमारे मुखिया जीते हुए हैं, चाहे पंचायत समिति जीते हुए हैं, उन सभी जगह पर नियमित रूप से ग्राम पंचायत की सभाएं लगाई जाती है और उनके बीच से योजनाएं ली जाती है। भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने के लिए हम तय करते हैं कि कोई भी एक पैसा किसी भी संस्था में न सीओ साहब को देना है, न बीडीओ साहब को देना है, कोई भी जो इंजीनियर को देना है, बल्कि इसके जरिए हम लड़ेंगे। तमाम ग्राम पंचायत के माननीय मुखिया को कहा जाता है कि आपके पीछे पार्टी है, जनता है, जब भी जनता की जरूरत पड़े हजारों की संख्या में उतारने का काम करेंगे। बहुत अच्छा, आप योजनाएं लीजिए। ये रविदास जी, मैं दोबारा आऊंगा आपके पास में। मैं एक बार हीरालाल जी के पास जाता हूं, एक एक सवाल अब लास्ट में ले लेता हूं, हमारे पास अब टाइम नहीं है। लेकिन ये हीरालाल जी सर, आप डीएम रहे हैं और आपके यहाँ तो एक पंचायत में इलेक्शन में कम से कम लोग 10, 25, 50 लाख रुपया खर्च करना आसान बात होती है। वह पंचायतों का जो चुनाव हमने देखा है सर, यूपी में इतना पैसा लोग खर्च करते हैं। बिहार में हो सकता है कि कम खर्चा करते हो, आपके यहाँ तो बहुत पैसा खर्च होता है। तो एज ए डीएम आपने 100% फंड का इंश्योर कराने के लिए आपको लगता है कि वहां एडमिनिस्ट्रेशन को बहुत मशक्कत करनी पड़ती होगी, या 50% जो फंड है उसका सीधा सीधी क्या इम्प्लीमेंटेशन जमीन पे हो पाता है क्या सर आज की तारीख में? देखिए, मैं आपको बताऊं कि गांव में या कहीं भी, आप इसको मैं दूसरा एंगल दे रहा हूं, टेक्नोलॉजी का एंगल। टेक्नोलॉजी का यूज करके हम लोग करप्शन को कम कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे ये राशन वाला जो मामला था, राशन वाला मामला, राशन में पहले बहुत लीकेज होता था, अब राशनिंग वो अंगूठा लगाओ दिया। मैं आपको बताऊं, इसी तरह से स्कॉलरशिप थी, एक लड़का 5 जगह नाम लिखाता था, 5 जगह स्कॉलरशिप लेता था। आप पीएम जो ये किसान मान धन है, ये जब से ये जो हम लोगों ने ऑनलाइन डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर किया है, इसका बड़ा फायदा आया। ठीक है, अब आते हैं आपके बात पे, आपके मुद्दे पे। ये मेरा बैकग्राउंड था। गांव में भी धीरे धीरे हम लोग चीजों को ऑनलाइन करते जा रहे हैं। भारत सरकार ऑनलाइन, अभी पिछले साल जब मैं कलेक्टर तभी हुआ भाई, जो है अगले साल से फला मंथ से ठेकेदार के खाते में पैसा जाएगा। क्या आप कुछ भी करेंगे, सीधा पहले चेक काट देते थे, कैश दे देते थे, अब सीधा ग्राम सचिव पैसा ट्रांसफर करेगा, ग्राम प्रधान ग्राम सचिव के सीधा ठेकेदार के खाते में। तो हम उस दिशा में प्रयासरत हैं। और मैं आपको बता दूं, मैं एक दिन स्टडी कर रहा था कि ये चाइना सबसे, इसके 7-8 कंट्री हैं बॉर्डर के, और सबसे ये लड़ता रहता, आंख दिखाता रहता कि ये ऐसे कैसे हो गया। तो मैं आपको बता दूं, चाइना में वहाँ ई फार्मर है, ई विलेज है, डिजिटल फार्मिंग चलती है, मतलब वहाँ गांव 100% डिजिटाइज है। हमारे इसी मॉडल गांव के सिलसिले में मैं स्टडी कर रहा था, हमारे यहाँ भी डिजिटल इंडिया केवल 10% गांव में पहुंचा है। 90% अभी हमें गांव को डिजिटाइज करना है, तो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर हो जाएगा, स्टार्टअप इनोवेशन गांव में आ जाएंगे, तो लागत घट जाएगी, इंटरनेशनल
मार्केट से कनेक्ट हो जाएगा। तो डिजिटल टेक्नोलॉजी को हम लोगों को, ये जो जी जैसे सुधांशु जी से मेरी बात हो रही थी, ये मुझे काफी पढ़े लिखे और इनको इनका चौथी बार बहुत क्यों अच्छा सर, क्योंकि ये आपने एक सही विकल्प दिया है कि अब जैसे फाइबर केबल का, तो मुझे लगता है कि गांव में भी हर पंचायतों में फाइबर केबल का लगभग एक जाल बिछ रहा है। बिहार में भी ये काम सब हो रहा है। मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में कुछ एक नई उम्मीद हम लोग बिहार में ही कर सकते हैं। मैं अभयानंद जी के पास लास्ट में लौटता हूँ कि सर, आपका एक बिहार को समझने का, देखने का एक बड़ा लंबा एक्सपीरियंस रहा है। और बिहार में जो कहता है ना कि महंगाई डाइन खाई जाते हैं, बिहार में तो सब कुछ ये भ्रष्टाचार खाई जाता है। पूरा का पूरा सिस्टम जो है एक तरह से ग्रामीण सिस्टम में अगर आप देखें, ठीक है, ग्रामीण अर्थव्यवस्था में, इकोनॉमी में मुझे लगता है जीडीपी में भ्रष्टाचार, करप्शन का कुछ योगदान है। वहां पे भी मार्केटिंग और बाजार कुछ बड़े बन गए हैं, उसका कंट्रीब्यूशन हो सकता है उस करप्शन का हो। लेकिन सर, सबसे बड़ी बात यह है कि बिहार में एक तो जनभागीदारी बहुत कम हुई है। धीरे धीरे लोग जो है वो सिस्टम के चीजों से अपने को अलग करने लगे हैं, वो मतलब नहीं रख रहे हैं। ये सुधांशु जी की भी बातों से लगा कि सुधांशु जी बहुत काम प्रोजेक्ट लेके जाते हैं इंडिविजुअल सेक्टर में, तो लोग इसमें इन्वॉल्व होते हैं। अभयानंद जी, मेरा सवाल ये है कि बिहार के इस करप्शन के दलदल में जो चीजें हैं जिसमें यूथ का पार्टिसिपेशन, सर अभी देखिए कि पॉलिटिक्स बिहार में इतना है, हर चीज में पॉलिटिक्स है। मैं ही नहीं कहूंगा, हर पार्टी का अपना पॉलिटिक्स है। अब तो सरकार का पूरा जो फोकस है, अभी अपने यहाँ जाति जनगणना का एक नया स्लोगन आया है। अब भी इलेक्शन होना है, इसमें ना कोई करप्शन का चार्ज कहीं पे है, कहीं अपोजिशन पार्टीज में किसी मनरेगा के घपले और इसको लेके कोई परेशानी है। लोगों से ज्यादा काम वहां जेसीबी मशीनें कर रही हैं, इसमें किसी को शिकायतें नहीं है। शिकायत जो है वो अपना अपना पॉलिटिकल एजेंडा है। इस हालत में बिहार में सर जनभागीदारी कैसे बढ़े और ग्रामीण इकोनॉमी को बढ़ाने में लोगों का पार्टिसिपेशन से कितना काम पंचायत का कर सकता है, इसमें आपका सर क्या तजुर्बा रहता है? आपका क्वेश्चन बहुत क्लियर तो नहीं हुआ। आप जो बात कर रहे हैं वो भ्रष्ट, आवाज जा रही है क्या? हाँ, जा रही है सर। क्वेश्चन ही आपका बहुत क्लियर नहीं हो रहा था। आप, मैं एक बार क्लियर कर देता हूं सर, मैं क्लियर करता हूं कि बिहार में के पंचायतों को जो पावर मिले हुए हैं, उस पावर में बिहार के पंचायतें अपने संसाधन का उपयोग करके वहां अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत कर सकती है। वहां आत्मनिर्भर गांव बनाने के लिए पंचायतों के पास में जो फंड जा रहे हैं, उसको लेके वो 150 लोगों को रोजगार देने की कैपेसिटी में हो सकते हैं। तो सुधांशु जी जैसे लोग पंचायत में खड़े क्यों नहीं किए जा सकते हैं, जो एक गांव को मॉडल बना सकता है? इसमें दिक्कत क्या है? मेरा ये सवाल है सर। अगर इस सवाल का एकदम आइडियल उत्तर चाहते हैं तो फिर आम आदमी जिसको वोट देना है वो वोट दे सही आदमी को। आम आदमी को जिसको वोट देना है वो सही आदमी को वोट दे, क्योंकि कौन आदमी सही है, कौन गलत है, कौन कितना पैसा खर्च कर रहा है अपने चुनाव में, वो सबों को जानकारी रहती है। तो वोट देना तो आम आदमी का काम है। लेकिन जो ओवरऑल मैंने समझा बिहार में जो पंचायती व्यवस्था चली या चल रही है, वो इट इज मोर ऑफ पॉलिटिक्स देन डेवलपमेंट। पंचायत जो है वो पॉलिटिक्स के लिए ज़्यादा यूज हो रहा है। वो पॉलिटिशियंस का स्टेपिंग स्टोन हो गया है, या वो अपना कैडर क्रिएट करके रखना चाहते हैं गांव में। उनका इंटरेस्ट गांव का जो विकास है, समग्र विकास है, उसमें नहीं है। इसीलिए मैंने कहा ना कि सरकार ने भी कोई व्यवस्था क्रिएट नहीं की, स्ट्रक्चर क्रिएट नहीं किया। स्ट्रक्चर मतलब जो प्रशासनिक स्ट्रक्चर होता है वो नहीं क्रिएट किया। और जहाँ भी जो लोग इंडिविजुअली कुछ कुछ कर रहे हैं वो अपने दम पर कर रहे हैं, वो किसी स्ट्रक्चर के दम पर नहीं कर रहे हैं। और ज़्यादातर हमने ये पाया है जहाँ भी इंडिविजुअल ऑफिसर्स, इंडिविजुअल लोग आकर के करते हैं तो वो उनके हटने के बाद वो तुरंत टूट जाता है। बिकॉज यहाँ पे आम आदमी जो है वो हमेशा एक
ऊपर देखता है कि कोई अवतरित होगा, वो उसको भगवान का रूप दे देंगे, तो भगवान तो आएंगे और जब वो भगवान सब अलग हट गए तो फिर कोई दूसरा आ जाएगा तो उसमें वो लोग भगवान देखते नहीं है। ये जनरली मैंने देखा, अब तो मैं रिटायर हो गया हूँ, इससे बहुत आराम से समझ के बता सकता हूँ आपको। लोग ऑफिसर्स में भी भगवान देखने लगते हैं। कोई एक ऑफिसर आएगा, वो बहुत अच्छा कर देगा तो वो भगवान हो जाता है, लेकिन उसकी बनाई हुई व्यवस्था उसके हटने के बाद रहती नहीं है वहां पर। ये मैंने जनरली पाया है। दी सिस्टम वर्क्स ओनली टिल दैट मैन इज देयर, तब और वो हटा उसके बाद सिस्टम टूट जाता है। फिर लोग कहते हैं वो था इसलिए हो गया। ये होना नहीं चाहिए। डेमोक्रेसी में व्यवस्था को चलती रहनी चाहिए। सर थैंक यू। और हमारे साथ जुड़ने के लिए हीरालाल जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, रविदास जी आपका धन्यवाद, सुधांशु जी आपका बहुत धन्यवाद। और हम लोग अब बिहार में इस इलेक्शन का अभी जैसे बिगुल फूका गया है, और मुझे लगता है कि हम लोग कोई सिस्टम को बदलने के लिए और सिस्टम की पैर खींचने के लिए, टांग खींचने के लिए अपने प्रयास में कभी नहीं रहते हैं। हमारी ये कोशिश है कि सुधांशु जी जैसे लोग, हमारी ये कोशिश है कि रविदास जी जैसे लोग, हमारी ये कोशिश है कि डॉक्टर हीरालाल जी जैसे लोगों ने कुछ अगर ये समाज के लिए कोई किया है तो लोगों के बीच में जाना चाहिए। हमारी ये कोशिश है कि अभयानंद जी जैसे लोगों ने जो समाज के सामने में अपना एक बेहतर चीजें रखी है वो लोगों के बीच में जाना चाहिए। यूथ जो है उनसे इंस्पायर्ड होना चाहिए, और ज्यादा से ज्यादा यूथ जो गांव छोड़ के, बिहार छोड़ के बाहर जा रहे हैं, उनको बिहार में भी अपनी संभावना तलाशनी चाहिए। बिहार के लोग, बिहार सरकार हमारी संभावना नहीं बना सकती है। हमें अपनी संभावना खुद अपनी जमीन पे बनानी होगी। बिहार स्वाभिमान आंदोलन इस तरह की कोशिशें करती रहेगी। सुधांशु जी आपका धन्यवाद, डॉक्टर साहब आपका धन्यवाद, अभयानंद जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, रविदास जी आपका बहुत धन्यवाद कि आप लोग सर इतने व्यस्त समय के बावजूद, अपने इतने बिजी शेड्यूल के बावजूद हम लोग को समय दिए। हम लोग सारे लोग कृतार्थ हैं। धन्यवाद सर, फिर मिलेंगे आपसे। थैंक यू, नमस्कार। थैंक यू, नमस्कार। थैंक यू सर, थैंक यू। अभी हम आप सभी लोगों को अपना विलेज मैनिफेस्टो भेज रहे हैं और लगाइए इसको, वहां शुरू करिए।